मीरपुर नाम के एक गांव में मनोज नाम का एक आदमी चिली पटेटो का ठेला लगाता था। मनोज कुछ समय पहले तक शहर के एक होटल में काम किया करता था, लेकिन जब शहर में उसकी नौकरी चली गई तो उसने गांव आकर अपना चिली पटेटो का ठेला खोल लिया। हर रोज की तरह मनोज चिली पटेटो का ठेला लगाता था और वो आवाज देता है, आइए आइए, मनोज के स्पेशल हनी चिली पटेटो खाने के लिए आइए। आइए आइए भाई, सब आइए, आ जाइए भैया, आप भी आ जाइए। भैया एक प्लेट चिल्ली पटेटो कितने का दिया? अरे भैया, सामने बोर्ड पर लिखा तो है, एक प्लेट का दाम 50 रुपए है। ओ ठीक है, एक प्लेट बना दो हनी वाले चिल्ली पटेटो। मनोज सुबह जल्दी उठकर बाजार से ताज़ा सब्जियां खरीद कर लाता है और फिर घर आकर नूडल्स आलू फ्राई करता है। साथ ही चिली पटेटो के लिए अपने हाथों से मसाला और चटनी तैयार करता है, इसीलिए उसके चिली पटेटो बहुत स्वादिष्ट बनते थे। मनोज भाई, आपके चिल्ली पटेटो तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। ऐसा क्या डालते हो उसमें भाई? भाई, अपने हाथों से चिली पटेटो का मसाला और चटनियाँ तैयार करता हूँ, ताजी सब्जियाँ डालता हूँ। जब सामान शुद्ध होगा तो चिली पटेटो तो स्वादिष्ट होगा ही ना भाई। बात तो ये भी सही है भाई। मनोज का चिली पटेटो लोगों को इतना पसंद था कि उसके ठेला लगाते ही चिली पटेटो खाने वालों की भीड़ लग जाया करती। फिर तो शाम भी नहीं हो पाती कि चिली पटेटो खत्म हो जाता। ओ भैया, एक प्लेट चिली पटेटो तो देना। कहाँ से दूँ साहब, चिल्ली पटेटो तो खत्म हो गए। ओह, आज तुम्हारी चिल्ली पटेटो खाने का बड़ा मन था भाई, कुछ ज्यादा माल बनाकर लाया करो ना। भाई, चिल्ली पटेटो खाने की इतनी इच्छा है तो वहाँ गुलाबों के ठेले से खा लीजिए ना। अरे ना ना भाई, चिल्ली पटेटो बनाना उसे कहाँ आता है, ना स्वाद और ना शुद्धता। मुझे नहीं खाना उसका चिल्ली पटेटो। मनोज का ग्राहक सच ही कहता था। गुलाबो मीठी बिजली थी, ग्राहकों को मीठा बोलकर फंसाती और चिली पटेटो के नाम पर बाजार के सस्ते आलू, मसाले और चटनियां परोसती। उसने अपने चिली पटेटो के दाम भी मनोज से बहुत सस्ते रखे थे, बस इसी कारण उसे कुछ ग्राहक मिल जाते थे। दीदी, वो मनोज तो 50 का चिल्ली पटेटो देता है, फिर आप 40 में क्यों खिलाती हो? क्या आप उससे खराब चिल्ली पटेटो बेचती हो क्या? अरे नहीं भैया, हमारा चिली पटेटो तो एकदम ताज़ी सब्जियां अच्छे मसालों से बनत है। मैं उस मनोज के जैसे लालची नहीं, बस इसीलिए सस्ता खिला देती हूँ। ये सुनकर ग्राहक के मन को शांति मिल जाती है और गुलाबो मन ही मन मनोज और ग्राहक पर हंसने लगती है। हे भगवान, इस संसार में जब तक ऐसे मूर्ख लोग रहेंगे, हमारा काम तो समझो चलता ही रहेगा। उस दिन के बाद मनोज भी ठेले पर ज्यादा माल बनाकर लाने लगता है, मगर चिली पटेटो की शुद्धता और स्वाद का पूरा ख्याल रखता है। तो उसकी ठेला लगाते ही चिली पटेटो की दीवारों की भीड़ लग जाती है। शाम होने से पहले ही सारा माल बिक जाता है और मनोज अच्छी खासी कमाई करके घर लौटता है। और मनोज के घर में उसकी बीवी हेमा और उसका एक बच्चा पिंकू था, जो बीमार था, जिसके इलाज के लिए मनोज पैसे जोड़ रहा था। तभी उसकी बीवी कहती है, हाय रब्बा, आज की कमाई तो बहुत ज्यादा है। अरे मनोज जी, कहीं आप कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर रहे ना? आप पैसे मेहनत और ईमानदारी से तो कमा रहे हैं ना? बिल्कुल मेहनत और ईमानदारी की कमाई है, लोगों को हनी चिली पटेटो खिलाकर कमाई की है ये मैंने। ये सुनकर हेमा थोड़ी भावुक हो जाती है और अपनी बीमार बेटी पिंकू की चिंता करते हुए कहती है, फिर तो ठीक है जी, आप ऐसे ही कमाएंगे तो हमारे पिंकू का जीवन भी संवर जाएगा। अरे हेमा, तुम चिंता क्यों करती हो? अरे मेरे होते हुए पिंकू को कुछ नहीं होगा। अरे भगवान की दया से हमारा काम इतना अच्छा चल रहा है, थोड़े ही टाइम में हम अपने पिंकू का इलाज भी करा लेंगे। बस जी, आप ऐसे ही ईमानदारी से अपना काम करते जाइए, देखना आपके चिली पटेटो पूरे गांव में फेमस हो जाएंगे। लेकिन मनोज और हेमा के अच्छे दिन ज्यादा दिन तक नहीं चले। एक दिन पिंकू बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है, उसे कैंसर होता है। ये बात मनोज किसी को नहीं बताता और मनोज की सारी कमाई उसके इलाज पर खर्च होने लगती है। इस हालत में मनोज और ज्यादा कमाने की सोचता है। अब क्या करूं? मेरी सारी कमाई तो पिंकू के इलाज में ही चली जाती है, फिर घर का कर्ज कैसे चलेगा? कमाई बढ़ाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। यही सोचकर मनोज ज्यादा कमाई करने के लिए अपने चिली पटेटो में बाजार की सस्ती चीजों का इस्तेमाल करने लगता है। सस्ते आलू, घटिया तेल, सस्ती चटनियाँ, बासी सब्जियाँ,
सब तरह की बेईमानी करने पर वो उतर आता है। फिर असली की जगह नकली चीजों के इस्तेमाल से उसकी चिली पोटैटो का स्वाद बिगड़ जाता है। अरे मनोज भाई, आजकल आपके चिल्ली पोटैटो में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। एक बात कहूँ मनोज भाई, तुम्हारे चिल्ली पोटैटो के स्वाद से अच्छा तो उस गुलाबी के चिल्ली पोटैटो में आता है। ऐसी बात नहीं है भाई, मेरे चिली पोटैटो का स्वाद तो पहले जैसा ही है। मनोज अपनी ग्राहक को खूब समझाता है और खूब मनाने की कोशिश करता है, मगर ग्राहक उसके पास नहीं रुकते। अब ग्राहकों की भीड़ गुलाबों के ठेले पर लगने लगती है। अरे गुलाबो, 1 प्लेट चिल्ली पोटैटो तो देना। 1 प्लेट मुझे भी देना। हाँ हाँ, सबको देती हूँ, तनिक सब्र तो रखिए। उस दिन के बाद से मनोज जितना भी सामान बना कर लाता, सारा का सारा बच जाता। सुबह से शाम तक वो खड़ा रहता, पर चिली पोटैटो खाने कोई नहीं आता। सबके सब ग्राहक गुलाबों के ठेले पर भीड़ लगाते। मनोज की ये हालत देखकर गुलाबो सोचने लगती है, अगर हम अपना चिली पोटैटो का दाम थोड़ा और घटा दें तो समझो ये मनोज तो गया, ये तो चिली पोटैटो बेचना ही छोड़ देगा। यही सोचकर गुलाबो अपनी चिली पोटैटो के दाम को और कम कर देती है और वो 40 वाली प्लेट 30 में बेचने लगती है। ग्राहक बोर्ड की तरफ देखते हुए कहते हैं, अरे ये गुलाबों ने 40 वाली प्लेट का दाम 30 कर दिया। ये तो बड़ी अच्छी बात है, अब तो हम खूब चिल्ली पोटैटो खाएंगे। हाँ हाँ साहब, बिल्कुल कर दिया है जी। अब हमारे ग्राहक 30 माह 1 प्लेट चिली पोटैटो खा सकत है। मनोज के ठेले पर ग्राहक ना आने से उसकी कमाई का जरिया बंद हो जाता है और पैसे के मामले में उसका हाथ तंग हो जाता है। उसे पिंकू का इलाज कराने के लिए रुपया उधार लेना पड़ता है। देख भैया मनोज, पैसे भले और ले ले, पर समय पर लौटा दियो। आप चिंता न करें सेठ, पैसा समय पर लौटा दूंगा मैं। धीरे धीरे मनोज के सर पर कर्ज चढ़ता जा रहा था और उधर उसका चिली पोटैटो का काम लगभग बंद हो जाता है। ठेले पर कोई इक्का दुक्का ग्राहक ही आता, इसीलिए कोई भी कमाई नहीं होती और सारा माल बेकार जाता। एक दिन मनोज लगभग रोते हुए घर आता है। उसकी रोनी शक्ल देखकर हेमा कहती है, अरे क्या हुआ जी, आप आजकल इतना परेशान क्यों रहते हैं? काम ठीक से नहीं चल रहा है क्या? काम तो मानो ठप हो गया है हेमा, सारा दिन गला फाड़ता रहता हूँ पर कोई ग्राहक नहीं आता। सारा माल खराब हो जाता है, ऊपर से सिर पर कर्जा चढ़ गया है। अरे क्या कह रहे हैं आप? पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपका काम चल क्यों नहीं रहा है और आपने कर्ज लिया और मुझे बताया तक नहीं। हेमा के पूछने पर मनोज उसे सारी सच्चाई बता देता है और ये भी कि पिंकू अब ठीक है, पर उसके इलाज करने में वो अपना सारा पैसा लगा देता है और चिली पोटैटो बनाने में बेईमानी करने लगता है। हेमा उसकी सच्चाई सुनकर रोने लग जाती है, पर जब हम ईमानदारी से अच्छा कमाई कर रहे थे तो आपको बेईमानी करने की क्या ही जरूरत थी। सुनिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, पहले की तरह अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करना शुरू कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हेमा के समझाने पर मनोज को अकल आ जाती है और वो पहले की तरह अपने हाथों से आलू फ्राई करता है। शुद्ध और ताज़ा सब्जियों का और मसालों का चिली पोटैटो में इस्तेमाल करता है और चटनियाँ तैयार करता है। फिर बाजार जाकर ग्राहकों का इंतजार करने लगता है, मगर काफी इंतजार करने के बाद भी कोई ग्राहक नहीं आता। उधर गुलाबों के पास चिली पोटैटो खाने वालों की भीड़ लग जाती है। ये देखकर मनोज उदास हो जाता है और कहता है, लगता है अब कोई भी मुझसे चिल्ली पोटैटो नहीं खाना चाहता। बेटा 1 प्लेट चिल्ली पोटैटो दे दो, मेरे बेटे को चिल्ली पोटैटो खाना बहुत पसंद है। चाचा, क्या आपको चिल्ली पोटैटो खाना पसंद नहीं है? चिल्ली पोटैटो खाना तो मुझे भी बहुत पसंद है। एक काम कर बेटा, एक मेरे लिए भी दे ही दे। उस बूढ़े आदमी को देखकर और भी कई ग्राहक मनोज के ठेले पर आकर खड़े हो जाते हैं और उसकी चिली पोटैटो खाकर सभी खुश हो जाते हैं। वाह मनोज भैया, अब आया पहले जैसा स्वाद। तेरा चिल्ली पोटैटो खाकर मजा आ गया भाई, सच में बड़ा जायकादार चिल्ली पोटैटो बनाते हैं आप। इसके साथ ही ग्राहक को मनोज के चिली पोटैटो का स्वाद फिर से पसंद आने लगता है और उसका काम फिर से अच्छा चलने लगता है। उधर गुलाबों का चिली पोटैटो सस्ता होने पर भी लोग उससे चिली पोटैटो खाना पसंद नहीं करते और इसी कारण गुलाबो चिली पोटैटो बेचना ही छोड़ देती है। मालती एक बहुत ही गरीब औरत थी जो कि मॉल के सामने छोले समोसे बेचने का काम किया करती। उससे आने वाले पैसों से ही वो अपना और अपनी बेटी का पेट पालती थी, साथ ही अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे भी भेजती थी। मालती का छोले चावल का स्टॉल बहुत अच्छा चलता था,
जिससे वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से उठा लेती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक रोज मालती का मकान मालिक भीमचंद अपने परिवार वालों के साथ मॉल आता है, जहां उसकी नजर मालती के स्टॉल पर जाती है, जिसको देखकर वो अपनी पत्नी से कहता है, रेखा, मुझे एक बात समझ नहीं आती है। कहने को तो ये एक गरीब छोले चावल वाली है, लेकिन इसके स्टॉल के आगे लगी भीड़ को देखकर लगता तो नहीं है कि ये गरीब होगी। भीड़ के हिसाब से रात तक तो इसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती होगी। अरे बात तो आप सही कह रहे हैं। वैसे भी आपने तो वो कहावत सुनी है ना, हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के तो कुछ और ही होते हैं। हो सकता है ये गरीब हो ही ना, सिर्फ गरीब होने का दिखावा कर रही हो। जिसके स्टॉल के आगे इतनी भीड़ लगी होती है, वो गरीब कैसे हो सकती है भला? आप ही सोचिए ना। बात तो तुम्हारी सही है, तभी तो मैं सोचूं कि ये अपनी बेटी को हॉस्टल में रखकर कैसे पढ़ा पा रही है। कैसे हर महीने मांगने से पहले ही कमरे का किराया दे देती है। और कहाँ से देती है? गरीब छोले चावल वाली बनकर लोगों से लूटती है। ऊपर से इसने अपना स्टॉल भी मॉल के पास ही लगाया है। जो भी आएगा वो जरूर ही रुकेगा, क्योंकि छोले चावल किसको नहीं पसंद है। ऊपर से मॉल में घूमकर लोगों को भूख लग जाती है और उसका फायदा ये गरीब छोले चावल वाली उठाती है। अगर मुझे पहले पता होता कि इस गरीब का स्टॉल इतना अच्छा चलता है, तो मैं कमरे का किराया बढ़ा कर लेता इससे। अरे अभी कौन सा समय निकल गया है जी, अगले महीने से बढ़ा दीजिए किराया। बहती गंगा में हम भी थोड़ा हाथ धो लेते हैं। ये तो कमा ही रही है, थोड़ा हम भी कमा लें। सही कहा तुमने। चलो अभी तो शॉपिंग कर लेते हैं, बाकी इसे तो बाद में देखेंगे। भीमचंद इतना कहकर अपने परिवार को लेकर मॉल में चला जाता है। समय बीतता है। तभी एक रोज सुबह के समय वो अपने घर के हॉल में बैठा अखबार पढ़ रहा था। तभी मालती वहाँ आती है और भीमचंद को पैसे देती हुई कहती है, मालिक ये लीजिए पिछले महीने का किराया। इस बार माफ करिए, लेकिन किराए में 500 रुपए कम है। अगले महीने में मैं जोड़ कर दे दूंगी। यह कोई बात नहीं होती है मालती। पहली बात, अगर तू इन पैसों में 500 रुपए ऐड भी कर देती ना, तो भी किराया पूरा नहीं होता, क्योंकि अब तुम्हारे कमरे का किराया 4000 नहीं बल्कि 6000 है। मालिक ये क्या कह रहे हैं आप? मैं गरीब इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ये सब कहने वाली बातें हैं। वैसे भी तुम्हें इतना समय हो गया है उस कमरे में रहते हुए, अब क्या हम अपनी मर्जी से कमरे का किराया भी नहीं बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, आपका ही घर है, लेकिन हमसे तो ज्यादा ही है आपके पास। अगर आप हम गरीबों की परेशानी नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? देखिए, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। अगली बार कमरे का किराया तुम्हें पूरा 6000 देने हैं, क्योंकि मुझे उस कमरे का किराया मिल रहा है 6000 रुपए। तुम्हें अगर कमरा खाली करना है तो खाली कर दो। भीमचंद की बात सुनकर मालती बहुत परेशान हो जाती है और आगे बिना कुछ बोले चुपचाप से वहां से अपने कमरे में चली जाती। तभी उसकी पड़ोसन निर्मला वहां आती है और उसके पास जाकर कहती है, तुम्हारी हालत देखकर पता लग रहा है मकान मालिक ने कमरे का किराया बढ़ा दिया है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुम लोगों के कमरे का भी किराया बढ़ा दिया है क्या मालिक ने? नहीं मालती, मालिक ने सिर्फ तुम्हारे कमरे का ही किराया बढ़ाया है। अभी कुछ दिन पहले वो किराया लेने के लिए आए थे, तभी मैंने उन दोनों की बातें सुनी। उन्होंने देखा कि तुम्हारा छोले चावल का स्टॉल बहुत अच्छा चल रहा है, इसीलिए उनके मन में लालच आ गया। कैसे लोग हैं आखिर ये? गरीब इंसान को थोड़ा भी बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, तुरंत उसको पैर पकड़कर नीचे खींचने लगते हैं। तभी इनको लग रहा है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं गरीब नहीं हूँ। लेकिन इन आँख के अंधों को मेरा रहन सहन देखकर भी पता नहीं चलता कि मैं गरीब हूँ या नहीं। उनको लगता है तुमने पैसे दबा के रखे हैं अपने पास, तभी तो अपनी बेटी को हॉस्टल में पढ़ा रही हो, टाइम पर कमरे का किराया भी दे देती हो और कभी किसी का उधार नहीं रखती। यही सब बातें हैं, तभी तुम मालिक की नजर में आ गई। अब और कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे ही परेशान करेंगे। वो सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन निर्मला बहन, पैसे वाले तो हमेशा ही गरीबों का खून चूसते आ रहे हैं। आज कोई नई बात थोड़ी हुई है, लेकिन ये सब अभी ही क्यों?
बस 2 साल की पढ़ाई रह गई है मेरी बिटिया की। उसके बाद वो खुद नौकरी करने लगेगी। लेकिन अभी मैं गरीब छोले चावल वाली इतने पैसे कहाँ से लाऊं जो इतना महंगा कमरा ले सकूं, उसके बाद बाकी के खर्चे भी देख सकूं। अब मैं क्या ही बोलूं बहन, बस इतनी प्रार्थना कर सकती हूँ, मालिक से कुछ मत कहना कि मैंने तुम्हें कुछ बताया है, वरना पता चले कि मेरे कमरे का भी किराया बढ़ जाए। निर्मला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ गरीब छोले चावल वाली की मुश्किलें भी और बढ़ जाती है, जिसके कारण वो दिन के साथ साथ रात में भी अपना छोले चावल का स्टॉल लगाना शुरू कर देती है ताकि वो अपने खर्चों को पूरा कर सके। जैसे तैसे करके जब वो मालिक के जुल्मों से लड़ने का रास्ता निकालती है तो उसके काम पर बात आ जाती है। एक रोज रात के समय वो अपना छोले चावल का स्टॉल लगाकर खड़ी होती है। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है और कहता है, आपने मॉल के सामने इतनी रात में अपने छोले चावल का स्टॉल क्यों लगा रखा है? आप तो सिर्फ दिन में लगाती है ना, रात की परमिशन आपको किसने दी है? सर जी, मुझे पैसों की जरूरत थी और वैसे भी लोग रात में ही छोले चावल खाना ज्यादा पसंद करते हैं और मेरी भी थोड़ी कमाई हो जाती है, बस इसीलिए लगा लिया। और रही बात परमिशन की, तो वो तो मैंने दिन की भी नहीं ली है। क्या आप ये क्या बोल रही हैं? मॉल के आगे कोई भी ऐसे ही किसी का भी स्टॉल नहीं लगा सकता है और आपने तो दिन रात किसी की परमिशन ही नहीं ली है। लगता है अपनी ही बातों में मैं खुद ही फंस गई। अब मैं क्या करूं? माफ कीजिए सर जी। बात यह है कि ये छोले चावल का स्टॉल मेरे पति चलाते थे। उनके जाने के बाद इस स्टॉल को मैंने चलाना शुरू किया। मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो बस एक गरीब छोले चावल वाली हूँ। मुझ गरीब पर रहम कीजिए। देखिए, आप गरीब हैं, इसलिए मैं आपका स्टॉल बंद नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ फाइन भरवा कर ही छोड़ रहा हूँ। कल सुबह आप इस इलाके के थाने में जाकर 7,000 रुपए जुर्माने के भर दीजिए और अपना स्टॉल चलाने की परमिशन ले लीजिए। अभी अपना स्टॉल बंद करिए आप। पुलिस वाले की बातें सुनकर मालती के होश उड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो अपना स्टॉल बंद करके अपने घर चली जाती है। अगले दिन वो जैसे तैसे करके पैसों का इंतजाम करती है और थाने में जाकर अपना जुर्माना भर देती है, जिसके बाद वो अपने मकान मालिक भीमचंद के पास जाकर उसे आधे महीने का किराया देते हुए कमरे की चाबी वापस कर देती है और कहती है, मालिक, मुझ गरीब के पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इतने महंगे कमरे में अकेली रहूं और फिर उतने ही पैसे भरकर अपनी रोजी रोटी चलाऊं। इससे अच्छा है कि मैं अपनी रोजी रोटी चला लूं। वैसे भी अब मैं रात में भी स्टॉल लगाती हूँ, तो क्या करूंगी कमरे का। आप मुझ गरीब की छत छीन कर कमा लीजिए पैसा। आपके पास मुझसे ज्यादा मजबूरी है। तुम ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने क्या किया है जो तुम मुझे ऐसे सुना रही हो? आप क्या समझ रहे हैं मालिक कि आपने मेरा चलता छोले चावल का स्टॉल देखकर ही मेरा किराया बढ़ाया है? ये बात मुझे पता नहीं है। आपने मुझे छोड़कर किसी का भी किराया नहीं बढ़ाया है, ये मुझे पता है। लेकिन आप मालिक हैं, आपका घर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मुझ गरीब के पास इतने पैसे नहीं है जो मैं आपका किराया भर सकूं। इसीलिए मैं आपका कमरा छोड़ रही हूँ। गरीब मालती की बात सुनकर भीमचंद को अपनी हरकत पर बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद वो उससे अपनी गलती की माफी मांगता है। साथ ही उसे उसके कमरे की चाबी वापस कर देता है, वो भी पुराने किराए पर। इससे गरीब मालती का कुछ हद तक का बोझ तो हल्का हो जाता है, जिसके बाद वो अगले दिन से बिना किसी चिंता के अपना छोले चावल का स्टॉल चलाना शुरू कर देती है।